मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें कुछ बेसिक चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे और सीबीएसई का सिलेबस में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 7 के लिए। तो यहाँ पर जो बेसिक अलजेब्रा की जो बेसिक चीजें हैं वहाँ से हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा में कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ये दो बेसिक, ये क्या बोलेंगे इसको हम, बेसिक क्वांटिटी होती हैं, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग है अलजेब्रा की, कांस्टेंट में आपके जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ऑल नंबर्स, चाहे आपके वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर मान लीजिए अगर आप 1 2 लेते हैं, होल नंबर ले लीजिए, चाहे इंटीजर्स ले लीजिए -3 -4, चाहे डेसिमल नंबर ले लीजिए 2.3, चाहे फ्रैक्शनल नंबर ले लीजिए 1/7। तो ये सब जो नंबर्स हैं ये हमारे कांस्टेंट वाले कैटेगरी में आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वेरिएबल, इसमें वही क्वांटिटीज होती हैं कि जिनका वैल्यू जो फिक्स नहीं रहता है, वो वेरी करता रहता है, इसलिए वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स को हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स ABC या XYZ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बाद दूसरा नंबर आता है टर्म का। टर्म्स क्या होते हैं? सपोज करिए कि हमने एक कांस्टेंट यहां से लिया 2 और एक वेरिएबल हमने यहां से ले लिया सपोज करिए x, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली ये बन गया आपका 2x। ये जो 2x बना, इसी को हम बोलते हैं टर्म। किसी भी टर्म में 3 चीजें होती हैं। किसी भी टर्म में पहली चीज होती है उसका साइन। जैसे मान लीजिए एक टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं -3x²y, तो पहले उसका साइन होता है। अगर इस टर्म में हम देखें तो इसका साइन जो है माइनस है, तो या तो साइन माइनस होगा या तो प्लस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, तो सेकंड थिंग होता है उसमें कांस्टेंट। और कांस्टेंट में हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकता है आपका, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये सब कांस्टेंट हो गया। और तीसरे नंबर पर आता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में या तो एक वेरिएबल होंगे, या तो 2 वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, या मेनी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहां तक हमने क्या समझा? कांस्टेंट समझा, वेरिएबल समझा और टर्म समझा। यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है, आप डिवीजन का भी यूज कर सकते हो। अगर डिवीजन का हम यूज करेंगे 2/x, दिस इज इंप्लाइज दैट 2/x, दिस इज आल्सो ए टर्म। ओके, तो यहां पर हमने समझा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और टर्म कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए टर्म के बाद देखिए, मान लीजिए कि एक टर्म है हमारा -3x, दूसरा टर्म है 4y और तीसरा टर्म है 5z। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म को हम एक साथ अगर कंबाइन करते हैं प्लस या माइनस साइन के द्वारा, जैसे देखिए मान लीजिए इसको अगर हम लिखें -3x -4y -5z, तो इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप इसे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि मान लीजिए -3x + 4y -5z, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और -3x -4y
प्लस 5z। यह तीसरा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसका मतलब यह है कि व्हेन वी कंबाइन द मोर टर्म्स बाय adding or subtracting them from each other, then we get the algebraic expressions. Okay. और यही आपके चैप्टर का नाम है। तो हम समझते हैं कि आपको algebraic expression जो चैप्टर का नाम है वो क्लियर हो गया होगा। ये करता हूँ। अब देखिए, अब जो algebraic expressions होते हैं उनमें नंबर ऑफ टर्म्स के नाम पर उनका स्पेशल नाम होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और यहां पर लिखते हैं नेम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, अगर एक टर्म है तो उसका जो नाम होगा उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। अगर उसमें दो टर्म है, हम एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं। मोनोमियल है जैसे मान लीजिए -3x 4y या 5z, ये तीनों एक टर्म है इसमें, इसलिए ये मोनोमियल है। बाइनोमियल जो होगा, दो टर्म अगर है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लें तो x प्लस वाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये बाइनोमियल है। या अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2a माइनस 3b, ये भी एक बाइनोमियल है। अगर तीन टर्म इसमें है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस जेड, यह एक ट्राइनोमियल है। अदरवाइज एक दूसरा ट्राइनोमियल आप बना सकते हैं 2a माइनस b प्लस 3c, ये भी एक ट्राइनोमियल है। अब इसके बाद एक जनरल टर्म हम लेते हैं। मान लीजिए कि 3 से ऊपर कोई भी जनरल टर्म अगर यहाँ है हमारे पास तो उसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ऐसे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, दैट इज also a type of special polynomial, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 1, 2 और 3 होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ट्री डायग्राम की। ट्री डायग्राम जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ट्राइनोमियल मैं ले रहा हूँ, पहले एक बाइनोमियल ले रहा हूँ फिर ट्राइनोमियल लूंगा। 5x स्क्वायर वाई माइनस 7x वाई स्क्वायर। तो इसका ट्री डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम टर्म्स को अलग करते हैं। टर्म्स को अलग करने के लिए हम कंटीन्यूअस लाइन का यूज करते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है वास्तव में ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो दोनों टर्म को हम अलग अलग करेंगे। तो देखिए पहला टर्म आपका कहाँ तक है मैं बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू करता है और जो अगला प्लस या माइनस आएगा वहां तक पहला टर्म है, फिर इस माइनस से दूसरा टर्म है। तो जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ये 5x स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा आपका -7x वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर वाई का अगर हम फैक्टर करते हैं 5x स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x इंटू वाई। तो इसमें कितने फैक्टर आए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो हम यहाँ पर 4 डॉटेड लाइन्स बनाते हैं। ये देखिए वो एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो पहले वाले में हम लिखेंगे 5, दूसरे वाले में x, तीसरे वाले में भी x और चौथे वाले में y। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली चीज है, नोट करने वाली जो चीज है
कि जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से टर्म को अलग किया तो अब हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस लाइन का यूज कर रहे हैं, देखिए दोनों टर्म के लिए। लेकिन जब हम टर्म से फैक्टर्स को अलग कर रहे हैं तब हम डॉटेड लाइन का यूज कर रहे हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इसमें -7 ये, फिर दूसरा हमने लिया x के लिए, फिर तीसरा और ये चौथा ये y के लिए और ये y के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। अब एक चीज यहीं से हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जब हम किसी टर्म का फैक्टर करते हैं तो उसमें एक हमको न्यूमेरिकल टर्म मिलता है। इसमें देखिए न्यूमेरिकल टर्म ये है 5, तो इस टर्म का, इस पूरे टर्म का 5x² y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होगा वो 5 होगा। ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। उसी तरीके से इस टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो -7 है। साइन के साथ हम बात करेंगे, उसके चिन्ह के साथ। तो इसमें मैंने आपको समझाया कि ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आपको समझाते हैं जनरल जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। जनरल कोफिशिएंट देखिए, किसी टर्म में सपोज करिए, मैं सिंपल एक यहां पर टर्म ले रहा हूं 3xy, ठीक है। अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली हम x को छुपा लेंगे। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसको हम छुपा लेंगे। x को पूछा गया है, x को मैंने छुपा लिया है। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी आपको दिखाई दे रहा है 3yz, तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3yz। अब अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप y को सिंपली ऐसे छुपा लीजिए, जो दिखाई दे रहा है 3xz। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 3xz। अब अगर आपसे z का कोफिशिएंट पूछा जाए तो z को हम छुपा लेंगे। अभी हमको दिखाई दे रहा है 3xy, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 3xy। तो ये एक तरीका मैंने बताया कि कोई टर्म अगर दिया गया है तो उसका हम कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आता है कांस्टेंट टर्म, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसका डिफिनेशन हम आपको लिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि ए टर्म फ्री फ्रॉम ऑल वेरिएबल, एक ऐसा टर्म जो वेरिएबल से फ्री, जिसमें वेरिएबल ना, जैसे मैं यहां पर 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं, x² प्लस 3y प्लस 2, और दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं x प्लस 3z प्लस 9, तीसरा एग्जांपल यहां पर 2 प्लस 3x माइनस 4y, और चौथा अगर एग्जाम्पल मैं लूँ तो x प्लस y माइनस 9z। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पहला जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या कांस्टेंट टर्म है, तो हम देख रहे हैं कि ये एक ट्राइनॉमियल है, तो
क्योंकि इसमें 3 टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म। और यही जो तीसरा टर्म है आपका, यही आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यही आपका कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई? इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी ये कांस्टेंट टर्म है नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल से फ्री है, उस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं रहता। कांस्टेंट टर्म की पहचान यही है कि उस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं रहता है। देखिए 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म है 2, इसमें वेरिएबल नहीं है। और ये जो चौथा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं। तो आपको कांस्टेंट टर्म समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, और साथ में हम यहीं पर पढ़ लेते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, देखिए मैंने आपको बताया कि टर्म्स में 3 चीजें होती हैं। पहले तो उसका साइन होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक टर्म में लिखा हूं 3x² y3, तो इसमें साइन क्या है इसका? प्लस। मैंने आपको बताया है कि पहले नंबर पर होता है इसका साइन, दूसरे नंबर पर होता है कांस्टेंट, जिसको हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट, और तीसरे नंबर पर होते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो 2 टर्म आपको दिए जाएंगे। सपोज करिए एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म आपको मान लीजिए मिल गया -3x² y²। आपको पता करना है कि ये लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स हैं, तो हम आपको सिंपल सा एक तरीका बता रहे हैं। देखिए जब हमको लाइक टर्म अनलाइक टर्म पता करना होगा तो हम इन 2 चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। किस पर? साइन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, कांस्टेंट क्या है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। मतलब यहां तक जो पोर्शन है इस पर हमको ध्यान नहीं देना है कि ये क्या है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। लाइक टर्म के लिए हमको क्या देखना है? वेरिएबल्स एंड देयर पावर। हमको देखना है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो टर्म दिया गया है उसमें वेरिएबल x और y है, पहले वाले टर्म में। दूसरे वाले टर्म में भी हम देख रहे हैं वेरिएबल x और y ही हैं, लेकिन पावर डिफरेंट है। इसकी पावर x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 3 है और यहाँ पर y की पावर 2 है। एक ही एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अगर यहां पर y की पावर सपोज करिए y की पावर 3 रही होती, तब ये लाइक टर्म हो जाते। मतलब कि लाइक टर्म में हमको क्या देखना है? हमको देखना है वेरिएबल और उसकी पावर। 1-2 प्रैक्टिस हम यहां पर करा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये समझ लीजिए, यहां पर हो गया 3/7 x² y एंड 3/4 x² y। तो ये दोनों जो टर्म हैं ये लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है भाई? आप कहेंगे कि यहाँ पर 3/7 है, ये 3/4 है, लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। हमने बोला है कि इसको ध्यान ही नहीं देना है। कांस्टेंट टर्म को और साइन कुछ भी हो, माइनस है कि प्लस है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ वेरिएबल देखना है। यहाँ वेरिएबल xy है, यहाँ भी वेरिएबल xy है, यहाँ पर पावर 2 है x की, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पर y की पावर 1। तो ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि लाइक टर्म्स का यूज क्या है, ठीक है। देखिए अगर सपोज करिए कि आपके पास 3 गोट्स हैं, गोट को हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके पास 5 गोट और मिल जाती है कहीं से, तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि क्या ये लाइक टर्म है कि नहीं है? यस, दे आर लाइक टर्म। क्यों? क्योंकि इसमें भी वेरिएबल g है और इसमें भी वेरिएबल g है, और इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है।
तो लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर चाहें तो 3g को 5g में हम ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 8g। लेकिन अगर हमारे अनलाइक टर्म्स हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 को 3 और आपको अगर यहाँ पर 2 काउ ऐड करना हो, 2 काउ, सी फॉर काउ, तो आप क्या लिखोगे? 5 एनिमल्स तो होंगे, लेकिन आप क्या लिखोगे? गोट लिखोगे कि काउ लिखोगे? गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं, नोट करके, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन each are possible only for like terms। इसका मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम इसमें खोजेंगे कि लाइक टर्म्स कहां पर हैं, और लाइक टर्म्स जब हम खोल लेंगे तब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एडिशन। लाइक टर्म्स समझ में आ गया, अनलाइक टर्म्स समझ में आ गए, अब हम लगाते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है 2x प्लस 3y प्लस 4z। ठीक है, और आपको ऐड करना है, मान लीजिए कि ये हो गया, और प्लस मान लीजिए कि आपके पास है 6x माइनस 8y माइनस 10z, और इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो आपके पास ऐड करने के जो मेथड हैं वो दो हैं, एक तो आपको रो वाइज आप ऐड कर सकते हो, दूसरा कॉलम वाइज ऐड कर सकते हो। हम आपको सलाह देंगे कि आप कॉलम वाइज ऐड करिए। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं कि यहाँ पर 35 है और ये 32 है, तो ये कॉलम वाइज एडिशन हम करते हैं, तो ये 7 हो जाता है और ये 6 हो जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z लिखा हुआ है, हम यहीं पर कर लेते हैं प्लस। अब लाइक टर्म को हमको यहाँ पर ला के रखना होगा। सपोज करिए कि अगर ये इस तरह से नहीं दिया होता, वो दिया होता कि माइनस 8y प्लस 6x और माइनस 10z, तो हम क्या करते? हम पहले खोजते कि 2x का जो लाइक टर्म है वो कहां पर है। तो देख रहे हैं कि 2x का जो लाइक टर्म है वो है प्लस 6x, साइन के साथ हम लिख देंगे। किसी भी टर्म का जो साइन होता है वो उसके पहले होता है, तो ये हो गया 6x। अब इसके बाद माइनस 8y, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस 8y, और ये माइनस 10z, तो माइनस 10z। ठीक है, और यहां पर कोई भी साइन नहीं है 6 के आगे, तो हम प्लस मान के चलेंगे, और 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो भी प्लस। ठीक है, अब हम इसमें इंटीजर का जो रूल है उसको लगाते हैं। देखिए ये 2x है और ये 6x है, और दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन जो इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। तो 6 में 2 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x। अब लेकिन यहां पर देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो अपोजिट साइन जो इंटीजर्स होंगे वो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, लेकिन साइन लगेगी माइनस की, क्योंकि 8 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये माइनस 5y, और 10 और ये 4, यहां भी हम साइन देख रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा आपका 6, और साइन होगी माइनस की, और वेरिएबल आपका z। एक बार हम लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। कहने का मतलब है कि इसमें भी आपका जो पूरा एडिशन है वो लाइक टर्म्स पर ही डिपेंड करता है। तो लाइक टर्म को हम एक साथ रखते हैं और फिर उसको हम इस तरह से ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है
सब्ट्रैक्शन जस्ट रिवर्स ऑफ द एडिशन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिले, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम करने जा रहे हैं। मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन आपसे देता है कि सब्ट्रैक्ट x प्लस 2x प्लस 3y फ्रॉम माइनस 10x माइनस 6y। मतलब क्या है कि इससे आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कौन ऊपर रहेगा? ये ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 6y। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 3y को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि कॉलम वाइज मेथड में आप लिखेंगे। तो अब यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जो सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें सभी टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो टर्म है जिसको हम एक्सप्रेशन जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, इसमें सभी टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये है आपका माइनस 10x और ये माइनस 6y। अब जब हम चेंज करके लिखेंगे साइन, तो लाइक टर्म को उसके नीचे रखेंगे। जैसे ये हो गया माइनस 2x, तो ये हो गया, यहां देखिए इसकी साइन प्लस है, तो जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा आपका माइनस 3y। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस 12x। और ये माइनस है ये भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस जुड़ जाएंगे, साइन माइनस की रहेगी और ये हो जाएंगे 9y। बच्चे गलती कहां करते हैं कि ये माइनस 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 प्लस, ऐसा नहीं होता है, ये मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है, तो ये आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप दीजिएगा, मैं फिर से आपको कुछ जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आता है कि वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन एट ए particular value of variable। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ये पूछता है कि जैसे मान लीजिए ये है m+3, ये एक्सप्रेशन आपको दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट m = 2। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो m की वैल्यू है उसको लाके यहां पर पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 = 5। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, जो जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू लाके एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यही होता है m+3 का होल स्क्वायर और -4, तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए m+3 की वैल्यू तो हमने निकाली 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर -4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 25। वेरी गुड, 25 - 4 तो कितना हो जाएगा 21। समझ बात आई? ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए 2-3 कुछ वैल्यू और निकाल देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कि यहां पर दे दिया m/3 होल स्क्वायर प्लस 3, ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन दे दिया आपको, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट m = -1। तो हम यहाँ m की जगह -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1/3 होल स्क्वायर प्लस 3। तो -1/3 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 1/9 और प्लस 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 × 3 = 27 और प्लस 1 फिर हो जाएगा 28 / 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ में? तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की।
कुछ सिंपल एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ कठिन एक्सप्रेशन होते हैं। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ वैल्यू आप पुट कर दीजिए और थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ नंबर पैटर्न आते हैं, नंबर पैटर्न, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर पैटर्न हम आपको दे रहे हैं 3 और 7, 11, 15 और आपसे पूछें कि इसका अगला टर्म क्या होगा बताइए, ठीक है। या हम आपको नंबर पैटर्न दे दें, सपोज करिए, पहले इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, एक ही फॉर्मूला हम बताएंगे। देखिए क्लास 7 में मैंने देखा है कि जितने भी नंबर पैटर्न हैं वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है आप समझ लीजिए कि अगर हम 7 से 3 को माइनस करें, मतलब 7 माइनस 3 करें तो डिफरेंस आता है 4। 11 से 7 को अगर माइनस करें, 11 माइनस 7 तब भी डिफरेंस उतना ही आता है। 15 से अगर हम माइनस करें तो ये आता है 15 माइनस 11, 15 माइनस 11, ये 4 आता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका अगला टर्म क्या होगा तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि सर 3 में 4 जोड़ा है तो 7, 7 में 4 जोड़ा है तो 11, 11 में 4 जोड़ा है तो 15, तो 15 में हम 4 जोड़ देंगे तो 19, और फिर 19 में हम 4 जोड़ देंगे तो 23। इस तरह से पता चला जाएगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर हमको एक कॉमन रूल बताइए, कॉमन रूल बताइए जिसमें n की वैल्यू हम कोई नेचुरल नंबर रखें और हमको ये पैटर्न मिलता चला जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि पैटर्न निकालने के लिए हम Tn निकालते हैं। Tn का मतलब है nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कहां से है ये आपको क्लास 10 में बताया जाएगा। जब आप क्लास 10 में जाओगे तब आपको ये फॉर्मूला बताया जाएगा। इसमें a जो है वो है फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, और n को n ही रखना है आपको, और d की वैल्यू है, d की वैल्यू हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये कहां से मिलता है हमको, ये मिलता है किसी भी आगे वाले टर्म में से उसके पहले वाला टर्म आप माइनस कर दीजिए, तो 15 माइनस 11 कर दीजिए तो यहां उसकी वैल्यू मिल जाती है 4। अब हम इसको यहां पर रखते हैं तो हमको जनरल रूल मिलता है a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। अभी क्या करेंगे, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और 4 का मल्टीप्लीकेशन n में भी करेंगे और 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 में भी करेंगे। तो जब 4 का मल्टीप्लीकेशन हम n में करते हैं तो देखिए क्या होता है 3 प्लस 4n और ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो देखिए 3 और -4 ये मिलके बन जाएंगे -1, घट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 4n। तो जो रूल बनेगा वो 4n माइनस 1 का बनेगा। हम आपको चेक करके दिखा देते हैं रूल सही है कि नहीं। रूल हमको बना 4n माइनस 1। अगर हम इसमें n इक्वल टू 1 रखें, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1, माने 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये पहला टर्म आपको मिल गया, ठीक है 3। अगर n इक्वल टू 2 रखें तो 4 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 माइनस 1 दैट इज 7। ये देखिए आपको दूसरा टर्म मिल गया। अगर n इक्वल टू 3 रखें तो 4 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 दैट इज 11, और ये आपका थर्ड टर्म। तो यहां से देखिए ये कॉमन रूल मिला। अब कॉमन रूल में n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो वैसे हम रखते चले गए, जैसे हमने रखा n इक्वल टू 1 तो हमको पहला टर्म मिला, n इक्वल टू 2 हमने रख दिया तो हमको दूसरा टर्म मिला, n इक्वल टू 3 हमने रख दिया तो हमको तीसरा टर्म मिला, और इस तरह से टर्म इसमें मिलते चले जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला तभी लागू होगा
जब इसमें जो सक्सेसिव डिफरेंस आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम। इसका मतलब कि ये जो नंबर फील्ड, नंबर पैटर्न दिया हुआ हो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तभी। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीजें पूछी जाती हैं क्लास 7 के लेवल पर, वो मैंने डिस्कस किया। और इसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, फिर से आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइए, और फिर इसमें जो कुछ आपकी प्रॉब्लम होगी उसके लिए फिर हम एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।